अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट सेकंड ईयर बायोलॉजी बुक। हम इसका फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अभी उनके इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं हुए, तो वो घर जो है वो फजूल एक्टिविटीज़ में इतना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिवली मुश्किल भी है और आपके पास टाइम भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। सो हम इसको शुरू करेंगे इज़ होम्योस्टेसिस। If we divide it into two partitions, homeo and stasis, then we will come to know that homeo means same and stasis means stable. होम्योस्टेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है जो कि हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का करते हैं फ्रॉम द हार्म और फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसा कि जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है? तो चाहे बाहर का जो हमारा टेम्परेचर है, वो 37 हो, 40 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो, हमने अपने इंटरनल टेम्परेचर को बिल्कुल रेगुलेट करना है, इंटरनल टेम्परेचर को बिल्कुल उसकी रेंज में ही रखना है। क्योंकि जो ह्यूमन्स हैं वो वार्म ब्लडेड हैं और वार्म ब्लडेड जो है वो अपनी जो उनकी इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको फ्लक्चुएट नहीं करते क्योंकि उनके पास एक रेगुलेट जो टेम्परेचर है उनके पास होता है। होमोस्टेसिस जो ये चैप्टर है, ये सभी इन्हीं चीज़ों के बारे में है। मोreओवर हम अपने टेम्परेचर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको मैं इसमें जो है वो डिस्कस किया गया है। ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर उनको भी डिस्कस किया गया है एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होम्योस्टेसिस में आता है कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस। तो जितने भी हमारे हम स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितनी भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ में गुज़रे हैं, उन सबके पास एक अपना इंटरनल टेम्परेचर है, ठीक है? लाइक हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में ही रखना होता है और एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना भी लो है या जितना भी हाई है, उसको अकॉर्डिंगली खुद को मैनेज रखना है, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। हमारी जो बॉडी है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक उसमें जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सभी इसी के अकॉर्डिंगली होती हैं कि आप अपनी बॉडी टेम्परेचर को सही रख सकें। हमारे अगर ऑर्गन अपने प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे, देन हमारी जो बॉडी है उसमें जो टेम्परेचर मैनेजमेंट है वो भी नहीं होगी। सो देन होमोस्टेसिस में 3 हमारे पास मेजर स्ट्रैटेजीज़ आती हैं जो कि हैं ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सीलरेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ठीक है? जितनी भी हमारे पास इंटरनल टेम्परेचर हैं उनको ठीक रखना, लाइक कुछ जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो लैंड में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ मैरीन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो हर किसी का एक अपना होम्योस्टेसिस होता है। ठीक हो गया? अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ऑस्मो रेगुलेशन होता है रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। लाइक हमने ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये एनिमल्स में भी होती है, ये प्लांट में भी होते हैं। इसमें ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, ऑस्मो कॉन्फर्मर्स होते हैं जो कि आप लेटर पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी में से जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए ये एक प्रोसेस है। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे जिसमें कि यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड है, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन है। क्योंकि जो हमारे बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर की मैनेजमेंट है, जितनी मेंटेनेंस है, एक टॉलरेबल रेंज तक जाके ताकि हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से वर्क कर सके, उसको हम थर्मोरेगुलेशन कहेंगे। तो होमोस्टेसिस जो है ये एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है किसी भी बॉडी के अडॉप्टेशंस के लिए ताकि वो प्रॉपर वर्किंग कर सके। लाइकवाइज जितने भी इंट्रासेलुलर हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपनी बॉडी को, अपनी सेल मेम्ब्रेन को जो है मैनेज करने के लिए वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो अप्लाई करते हैं। लाइक उनके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनके बॉडी की फ्लक्चुएशंस को मैनेज करते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा जितने भी सॉल्यूट हैं या वाटर के कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को और हार्मोन्स को रिक्वायर्ड रेंज में रखते हैं। ठीक हो गया? इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान की जो बॉडी है उसको ये बेसिक नीड्स होते हैं। लाइक वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी ट्रेमेंडसली इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जैसा कि समर्स में हमें ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि समर्स में ड्राई कंडीशन होती है, एनवायरनमेंट में गर्मी होती है, लाइक बाहर का टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस अगर है तो हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, जो जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन ना हो एंड मोर एवर हम अपनी बॉडी को मैनेज कर सकें। ठीक है?
तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो अपनी बॉडी में फ्लड ऑफ वाटर कर दें, वो भी आपकी बॉडी की जो नैरो रेंज है उसको डिस्टर्ब करेगा। अगर आप पानी नहीं पी रहे देन ये भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज़ करेगा और नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल जितनी भी आपकी बॉडी की एडेप्टेशंस होंगी उनको डिस्टर्ब करेगा। तो एक होम्योस्टेसिस रेगुलेशन है, उसमें मैकेनिज़्म में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो कि है रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम और इफेक्टर। जो रिसेप्टर है उसमें किसी भी चीज़ है या कुछ भी है उसका सिग्नल लेना है, जो कंट्रोल सेंटर है इसे उस पे एक्शन करना है और इफेक्टर जो है वो उसके रिलेटेड जो रिस्पॉन्स होगा वो है। ठीक है? इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इफेक्ट भी हैं, फीडबैक्स भी हैं। लाइक अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो इसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। ठीक है? और नेगेटिव में एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। जैसे कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो इसमें अगर किसी जो ह्यूमन है, किसी पर्सन को शुगर है और वो शुगर का लेवल हाई है और वो इंसुलिन लेगा तो उसकी शुगर लेवल कम होगी। लाइक अगर हम इंसुलिन को इंक्रीज़ करेंगे तो शुगर की अमाउंट कम होगी। यही है नेगेटिव फीडबैक कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी। दैट इज़ कॉल्ड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक की तो इसमें अगर एक हमारा प्रोसेस इंक्रीज होगा देन अदर विल आल्सो इंक्रीज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन आ जाता है। इसमें हमने वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल की बात करनी है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर एक चीज़ जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है बट अ लिमिट। लेकिन अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी की तो जो सेल है वो कॉन्स्टेंटली अपनी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में चेंजिंग लाता है, जो कि डायल्यूट सॉल्यूशन भी होता है। इसमें हमारे पास हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक भी हो सकता है। अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा है तो वो हाइपोटोनिक है, अगर कहीं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आ गई तो वो हाइपोटोनिक है। लेकिन अगर उसमें रिजेम्बलेंस है टू द इंटरनल सॉल्यूशन तो वो आइसोटोनिक होगा। ठीक हो गया। अगर हम बात करें कि हमने एक कंटेनर लिया है उसके अंदर हमने पानी डाला है, अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है अगर हम बात करें कि एक कंटेनर है जिसके अंदर एक सेल है, उस कंटेनर को हमने पानी के अंदर भर लिया। अब देखिए कि जो एक सेल है, अगर ये पहले एक सिंपल सा सेल है, तो जिसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोल्यूट की ज़्यादा है, तो जो बाहर कंटेनर वाला वाटर होगा, वो इसके अंदर इंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है, वो हमारा वो टर्जिट हो जाएगा। अगर कहीं पे हमारे पास आइस हाइपरटोनिक है, लाइक हमारे पास जो सेल है, वो फुली इस तरह उसके अंदर वाटर है और सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उस केस में क्या होगा कि कंटेनर में अगर पानी कम है, तो ये सेल श्रिंक हो जाएगा। और सेल का जितना भी वाटर होगा वो कंटेनर के अंदर चला जाएगा। आइसोटोनिक में ये है कि सेल जो है वो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में ही रहता है, लाइक जैसा सेल है वैसा ही रहेगा। ठीक है, आज हम काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक ओवरव्यू भी है एंड मोर ओवर आपको इस चीज़ों की अच्छी सी समझ भी लग जाएगी। अगर हम प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, तो प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनकी मॉडरेशन उनकी जो नीड है वो भी और होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का हैबिटेट जो है वो एक्वाटिक भी होगा, मॉडरेट भी होगा, ड्राई भी होगा, ठीक है? इसी तरह हमने उनकी बेसिस पे ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पे हमने प्लांट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया है, जो कि है हाइड्रोफिट्स, मेसोफिट एंड एक्सोरोफिट्स। हाइड्रोफिट्स जो हैं, इसमें ऐसे है कि ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, लाइक दे हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर। इसीलिए उनकी एडाप्टेशंस अब क्या होंगी कि उनके पास लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स होंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपायर हो सके, इवापोरेशन ज़्यादा हो सके और उनकी जो स्टोमेटा होते हैं वो भी ऊपर सरफेस पे होते हैं। लाइक अगर सनलाइट की वजह से उनके स्टोमेटा में से वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में रिमूव भी हो जाए तो उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद इस चीज़ को जो है वो रिमूव करते हैं ताकि उनमें से पानी का जो लॉस है वो ज़्यादा हो सके और वो अपनी इंटरनल टेम्परेचर को मॉडरेट रख सकें। उसके बाद बात आ जाती है मेसोफिट्स की। मेसोफिट एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर होता है, लाइक उनके पास इतना पानी होता है जो कि अपनी जितने भी उनके प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट कर सकें, इंक्लूड द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, लाइक दीज प्रोसेसेस। तो अगर हम बात करें इन मेसोफिट्स की तो इनमें वाटर है, ब्रासिका है, रोज हैं, इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ द वाटर होगा। उनके जो स्टोमेटा होंगे वो अगर नीड होगी वाटर को रिमूव करने की तो फिर वो ओपन होंगे, अदरवाइज वो क्लोज होंगे। तो इस तरह वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में खुद को मैनेज कर लेते हैं। देन हमारे पास बात आती है एक्सेरोफिट्स की। एक्सेरोफिट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड और यूज्ड काइंड ऑफ
वाटर अवेलेबिलिटी होती है, लाइक इनके पास ज़्यादा पानी नहीं होता। जैसे कि डिज़र्ट्स में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी भी कम होती है, जैसे कि कैक्टस है, ठीक है? उनके पास ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती। उस केस में क्या होगा कि खुद को अपने होमियोस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए इनके पास जो एडेप्टेशंस होंगी, उनमें इनके पास बहुत स्मॉल और थिक लीव्स होंगे, जिसकी वज़ह से वाटर लॉस जो है वो कम होगा, क्योंकि जितना सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस भी कम होगा। मोर एवर हर एक हमारे पास जो लीव है उसके ऊपर क्यूटिकल होते हैं, दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो अगर हम एक ज़ेराफ़िट्स की बात करें तो इनके ऊपर जो क्यूटिकल होगा वो काफ़ी थिक, वैक्सी और लेदरी होगा। जब उनके पास क्यूटिकल जो एक प्रोटेक्शन लेयर है वो थिक होगी तो वाटर लॉस भी मिनिमाइज़ होगा, उनमें से ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है? उसके बाद जो हैं वो ड्राइएस्ट जब सीज़न होता है तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर लेते हैं, ट्रांसपायर देम कंप्लीटली। और उसके अलावा जो उनके स्टेम्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जो रेनी सीजन्स होते हैं उनमें वो अपने अंदर जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर ड्राई सीज़न जो है वो सीवियर भी हो जाए उनको उस चीज़ को मैनेज कर सकें, क्योंकि जब कभी बारिश होती है तो ये स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनमें कि प्लांट्स अपने होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट एडाप्टेशंस को अप्लाई करते हैं। ज़ेरोफिट्स की एग्ज़ाम्पल में आप एलोवेरा भी ले सकते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर आपको इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी बच्चे हैं उनको मैं यही सजेशन दूँगी एट द लास्ट ऑफ माय लेक्चर कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और सम काइंड ऑफ useless activities. You just need to focus on your lectures, focus on your studies.